जय भीम दोस्तों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं आज के वीडियो में आपके साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भाषण साझा कर रहा हूं। इसका शीर्षक है डॉक्टर सोलंकी के प्रति अपनी कृतज्ञता मानपत्र से नहीं किसी और तरीके से व्यक्त करें। जय भीम दोस्तों, हम इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब के साथ बाबा साहब का भाषण साझा कर रहे हैं। सभा का दूसरा दिन। डॉक्टर सोलंकी के प्रति अपनी कृतज्ञता मानपत्र से नहीं किसी और तरीके से व्यक्त करें। दिनांक 13 अप्रैल 1933 को रात को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की अध्यक्षता में डॉक्टर सोलंकी साहब को मानपत्र देने का तथा श्रीमान राव के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पहले श्रीमान दारोले ने अध्यक्ष का प्रस्ताव रखा, जिसे श्रीमान तिगोटे ने अनुमोदित किया। तालियों की गूंज में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अध्यक्ष स्थान पर विराजमान हुए। अपने भाषण में उन्होंने कहा, आज की सभा का अध्यक्ष स्थान स्वीकार करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस समय हमें मुख्य रूप से 3 काम करने हैं। पहला काम है डॉक्टर सोलंकी साहब को मानपत्र अर्पण करना। दूसरा है म्युनिसिपल स्कूल कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान राव को अस्पृश्य वर्ग के लिए उन्होंने जो अभिनंदनीय कार्य किया है उसके लिए उनका सम्मान करना है। और तीसरा काम है नगर जिले में शिक्षा प्रार्थियों के लिए बोर्डिंग खोलने के बारे में सोच विचार करना। डॉक्टर सोलंकी साहब ने अस्पृश्य समाज के लिए जो कार्य किया उसे हम सब जानते हैं। उसे विस्तार पूर्वक बताने की जरूरत नहीं है। लोकापवाद की लोकनिंदा की परवाह किए बगैर लोगों के हित में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति खर्च की है। ये बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने विधिमंडल में या मुंबई म्युनिसिपालिटी में मुझसे 100 गुना बेहतर काम किया है। अपने अन्य कामों के कारण काउंसिल में मैं अधिक समय दे नहीं सकता। इस कार्य का सारा श्रेय उनकी लगन और काम करने को जाता है। अमीर लोग हमेशा राजनीति और समाज कार्य करते रहते हैं। बैंक में जिनका बहुत सारा पैसा होता है वे लोग सार्वजनिक कामों में लगे रहते हैं। हर महीने वे चेक काट कर अपना खर्चा चलाते हैं। जीवन का समय वे मनोरंजन के लिए समाज कार्य करने में बिताते हैं। अपना चरितार्थ चलाते हुए समाज कार्य करना आसान बात नहीं। मेडिकल की परीक्षा पास करने के बावजूद डॉक्टर सोलंकी का अपना दवाखाना नहीं है। वे 24 घंटे सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते हैं। समाज पर यह उनका उपकार ही है। इंग्लैंड में मजदूरों की राजनीति करने वालों को अच्छा वेतन मिला करता था। 1910 में पार्लियामेंट के सदस्यों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। मजदूरों की संस्थाओं से तब उन्हें 400 पाउंड मिला करते थे। यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे समय में भी डॉक्टर सोलंकी ने अपना समाज कार्य जारी रखा। इसलिए केवल मानपत्र देकर उनके कार्य का गौरव संभव नहीं। उनके कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अन्य तरीका अपनाना होगा। बस उनके प्रति हमारे मन में जो प्रेम है उसे व्यक्त करने के लिए हम ये मानपत्र उन्हें अर्पण कर रहे हैं। जय भीम दोस्तों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं आज के वीडियो में आपके साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक और भाषण साझा कर रहा हूं। इसका शीर्षक है जातिभेद नष्ट किए बगैर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव है। जय भीम दोस्तों, हम इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब के साथ बाबा साहब का भाषण साझा कर रहे हैं। सभा का दूसरा भाषण साझा कर रही हूं। कोकण पंचमहाल राजापुर से गोवा की सीमा तक महार समाज सेवा संघ मुंबई के सहयोग से रविवार दिनांक 16 अप्रैल 1933 को रात सीमेंट चाल बोगदा की वाड़ी मजगांव में एक सहभोजन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस सहभोजन कार्यक्रम में अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में मेजर सुभेदार सवादकर, नामदेव बुवा येरलेकर, डोलस दुधवड़े, राम भाऊ सोनवणे, उपशाम बंसोडे, श्रीमान भातनकर, श्रीमान शिरावले, श्रीमान हाटे, श्रीमान वरघरकर, श्रीमान कवली बीए LLB आदि लोग भी उपस्थित थे। पहले श्रीमान बालावलकर ने सहभोजन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि कोकण
कि महार समाज में बेले महार, पान महार आदि जो भेद हैं, वे खत्म होने चाहिए। इस बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से उन्होंने बोलने की विनती की। श्री नामदेव बुवा येरलेकर ने कहा कि बहुत पहले कभी आपस के झगड़े की वजह से इस तरह के भेद हो गए हों, शायद हम सब एक ही भगवान की संतानें हैं, इसलिए इन भेदभावों को खत्म करना जरूरी है। उनके इस कथन को श्रीमान जाधव, श्रीमान पोइपकर, श्रीमान अस्वेकर ने समर्थन किया। बाद में तालियों की भरपूर गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, आज मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करने थे। 2-4 दिनों के बाद मुझे विलायत जाना है, इसलिए मुझे कुछ बेहद जरूरी काम करने हैं। लेकिन मेरी नजर में आज का समारोह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस सहभोज में आया हूं। जातिभेद हटाए बगैर अपनी उन्नति का मार्ग नहीं खुलेगा। मुसलमान समाज की तरह ही महार समाज भी जातिभेद नहीं मानता। महार समाज की यह बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रांत के महार एक साथ खाना खा सकते हैं। मैं मुंबई के सभी इलाकों में घूमता हूं। मैंने भी यही देखा कि महार समाज में जातिभेद नहीं है। केवल कोंकण के कुछ जगहों पर महारों में बेले और पान जैसे भेद हैं। वहां ये भेद क्यों कर बने पता नहीं। इन भेदों को आगे क्यों जारी रखा जाए ये भी कोई बता नहीं सकता। ऐसा अगर हो तो फिर बेले और पान में भोजन या विवाह क्यों न हो। गौर कीजिए कि दादा परदादा के जमाने से चली आ रही यह रीत है। ऐसा कोई कह सकता है, लेकिन अगर पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही चलना हो तो हमें भी उन्हीं की तरह परेशानियां झेलते रहना पड़ेगा। उनके समय स्थितियां अलग थी। उन्हें पूरी तरह अज्ञान में रखा गया था। वे गुलामी की हालत में जी रहे थे। उनके पास न तो राजनीतिक ताकत थी न धार्मिक। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनकी गलतियों के कारण ही आज हमें दुख भोगना पड़ रहा है। यह दुख दूर होकर अपने बाल बच्चों और कुछ सुख मिले, ऐसी अगर आपकी कामना हो तो बाप दादाओं की गलतियों को हमें सुधारना होगा। इस बारे में बुजुर्गों से ज्यादा जिम्मेदारी युवाओं पर है। मुझे पूरा यकीन है कि वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आपस के इसी मतभेद के कारण आज तक रत्नागिरी में बोर्डिंग नहीं खोला जा सका है। सार्वजनिक आंदोलनों का भी यही अनुभव रहा है। मान लीजिए किसी गांव में बेले महार और पाम महार दोनों उपजातियों के लोग रहते हों और उनमें से एक ने मृत मांस खाना छोड़ दिया और दूसरा वो खाने के लिए तैयार हो जाए, तो दोनों पर गांव के लोगों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उनमें भेदभाव ना हो तो इस तरह का बुरा असर नहीं होगा। अपनी प्रगति के लिए हमें जाति भेद का त्याग करना होगा। अपने बीच भेदभाव की जो गंदगी है उसे हटाने के बाद ही हम औरों को उसे हटाने की सीख दे सकेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे लोगों में इस दिशा में बड़ी जोरों से कोशिशें शुरू हो गई है। मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में हमारे अब बीच के ये भेदभाव नष्ट होंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम अप्रैल 1933 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए गए 2 बहुत महत्वपूर्ण भाषणों की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे सामने सोलंकी सम्मान और जातिभेद उन्मूलन लेख के कुछ अंश हैं। तो इनके जरिए हम उस दौर की सोच, वो जो सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, उनकी एक झलक पाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को समझना। मतलब कैसे वे निस्वार्थ सामाजिक कार्य को देखते थे और क्यों उनका मानना था कि किसी भी समुदाय की तरक्की के लिए अपने अंदर के जातिगत भेदभाव को, उसको जड़ से उखाड़ना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और अप्रैल 1933 का समय देखिए, वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही लिहाज से बहुत हलचल भरा था। हाँ। हम आज 2 खास घटनाओं पर ध्यान देंगे। एक था सम्मान समारोह और फिर कुछ ही दिन बाद हुआ एक सहभोज का कार्यक्रम। अच्छा। दोनों में डॉक्टर अंबेडकर की मौजूदगी और उनके जो शब्द थे वो उस समय की चुनौतियों और उनके समाधान की दिशा उसको साफ दिखाते हैं। ये सिर्फ भाषण नहीं थे, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव के मिशन का हिस्सा थे, यूं समझिए। चलिए तो पहली घटना से शुरू करते हैं। 13 अप्रैल 1933 बम्बई के RM भट्ट हाई स्कूल में डॉक्टर सोलंकी और प्रोफ राव के सम्मान में कार्यक्रम था
और अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। जी। कहते हैं काफी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने अध्यक्ष का स्थान लिया। उन्होंने खुशी भी जाहिर की और कार्यक्रम के 3 मकसद बताए। एक तो डॉक्टर सोलंकी को मानपत्र देना, दूसरा प्रोफ राव का सम्मान करना जिन्होंने अस्पृश्य वर्ग के लिए काफी काम किया था, और तीसरा अहमदनगर जिले में छात्रों के लिए एक बोर्डिंग हाउस खोलने पर विचार करना। डॉक्टर अंबेडकर ने खास तौर पर डॉक्टर सोलंकी के काम की बहुत तारीफ की। तो इसे थोड़ा और समझते हैं। सोलंकी जी के काम में ऐसा क्या था जिसे अंबेडकर इतना अहम मान रहे थे? अपने काम से 100 गुना बेहतर है। 100 गुना बेहतर, ये तो बहुत बड़ी बात है कहना। बिल्कुल, खासकर सार्वजनिक जीवन में। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। हाँ, क्या वजह बताई? वे अपने काम को कम क्यों कह रहे थे? उन्होंने कहा कि वो खुद शायद गोलमेज सम्मेलनों और पूना पैक्ट के बाद की जो राजनीतिक गतिविधियां थी और उनका लेखन कार्य भी था, उसमें इतने व्यस्त थे कि काउंसिल के काम को उतना समय नहीं दे पाते थे जितना देना चाहिए था। अच्छा, ये उनकी एक तरह से ईमानदारी भी दिखाता है ना, अपनी सीमाओं को मानना। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो उन्होंने कही वो थी डॉक्टर सोलंकी का समर्पण। समर्पण? कैसा समर्पण? उन्होंने जोर दिया कि डॉक्टर सोलंकी एक योग्य डॉक्टर हैं। अगर चाहते तो आराम से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलाते, दवाखाना खोलते, अच्छी कमाई कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। अपना निजी फायदा छोड़कर 24 घंटे सार्वजनिक कामों में लगे रहते थे। ये कोई पार्ट टाइम समाज सेवा नहीं थी, ये पूरी तरह से जीवन का समर्पण था। और यही अंबेडकर ने एक तीखा फर्क किया। एक तरफ सोलंकी जैसे लोग जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अमीर लोग जो समाज सेवा को बस एक शौक या क्या कहते हैं, खाली समय बिताने का जरिया समझते हैं। अच्छा, हाँ। जिनके पास बैंक में काफी पैसा है, चेक काटा, अपना खर्च चला लिया और समाज सेवा का तमगा भी मिल गया। अंबेडकर के लिए सोलंकी का काम इस दिखावटी चीज से बिल्कुल अलग, असल त्याग था। और ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, बल्कि एक तरह से अंबेडकर उस समय के सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो कड़वी सच्चाई थी वो बता रहे थे कि बिना किसी आर्थिक सहारे के टिके रहना कितना मुश्किल था। क्या इसी सिलसिले में उन्होंने इंग्लैंड वाला उदाहरण दिया था? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस बात को वजन देने के लिए इंग्लैंड का उदाहरण दिया। बताया कि उस समय भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कोई वेतन या आर्थिक मदद का सिस्टम नहीं था, जबकि इंग्लैंड में हालत अलग थी। वहां 1910 में जब संसद सदस्यों यानी एमपीज को भी वेतन नहीं मिलता था, तब भी मजदूर नेताओं को, लेबर लीडर्स को उनकी अपनी संस्थाएं या ट्रेड यूनियनें करीब 400 पाउंड सालाना देती थी। अच्छा। ताकि वो बिना पैसे की चिंता के अपना काम कर सकें। भारत में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता को अपना पेट भी पालना था और समाज का काम भी करना था। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी इंग्लैंड में इसे एक तरह से प्रोफेशन की तरह देखा जा रहा था, समर्थन मिल रहा था, और यहाँ ये पूरी तरह व्यक्तिगत त्याग पर निर्भर था। एकदम सही। और इसी पृष्ठभूमि में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सिर्फ एक मानपत्र देकर, मतलब एक सम्मान पत्र देकर, डॉक्टर सोलंकी के काम का सही गौरव या मूल्यांकन नहीं हो सकता। ये बहुत अहम बात है। हाँ, वो मानपत्र की अहमियत कम नहीं कर रहे थे। उन्होंने माना कि ये हमारे मन में उनके लिए जो प्यार और आदर है उसे दिखाने का एक तरीका है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि उनके इस निस्वार्थ त्याग के लिए, इस मेहनत के लिए सच्ची कृतज्ञता दिखानी है तो समाज को कोई और, शायद ज्यादा ठोस तरीका सोचना होगा। ये सिर्फ शब्दों या कागज के टुकड़े से आगे जाने की बात थी। ये दिखाता है कि अंबेडकर प्रतीकात्मक सम्मान से संतुष्ट नहीं थे। वो असल योगदान और उसके पीछे का जो त्याग था उसे गहराई से समझते थे और चाहते थे कि समाज भी उसे पहचाने और समर्थन दे। तो इस पूरे वाक्य से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सच्ची तारीफ सिर्फ रस्मों या मीठे शब्दों में नहीं होती। असली सम्मान तब है जब हम किसी के निस्वार्थ समर्पण को पहचाने और उसे व्यवहारिक समर्थन दें, खासकर उन लोगों को जो बिना किसी निजी फायदे की उम्मीद के अपना सुख चैन त्याग कर समाज के लिए लगे रहते हैं। बिल्कुल। ये सोच तो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है, शायद और भी ज्यादा। निश्चित रूप से। ये सामाजिक कार्य की नैतिकता और उसके लिए जो जरूरी सामाजिक समर्थन होना चाहिए उस पर एक गहरा विचार है। ये तो हुई निस्वार्थ सेवा के सम्मान की बात। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद 16 अप्रैल 1933 को अंबेडकर एक और मुद्दे पर उतनी ही शिद्दत से बोलते दिखे, जो शायद और भी बुनियादी था और सीधे उनके जीवन के मिशन से जुड़ा था। हाँ। मजगांव की सीमेंट चाल में एक सहभोज कार्यक्रम था। आयोजन किया था कोंकण पंचमहाल महार समाज सेवा संघ ने, और इसका मकसद बड़ा दिलचस्प था। कोंकण में महार समाज के अंदर ही जो उपजाति के भेद थे, जैसे बेले महार और पान महार, उनके बीच के फर्क को खत्म करना। जी।
यहाँ बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। सोर्स बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को 2-4 दिन में ही विलायत जाना था। जाहिर है उनके पास कितने जरूरी काम होंगे। बिल्कुल। फिर भी उन्होंने इस तुलनात्मक रूप से छोटे समुदाय के अंदरूनी मसले से जुड़े कार्यक्रम को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना कि वो इसमें शामिल हुए? क्योंकि ये सीधा उनके मूल सिद्धांत से जुड़ा था, जाति का खात्मा। उनके लिए जाति सिर्फ सवर्ण और दलित के बीच का मसला नहीं था। अच्छा। बल्कि समाज के हर स्तर पर, यहाँ तक कि दलित समुदायों के भीतर जो ऊंच नीच और भेदभाव थे वो भी उतने ही खतरनाक थे। ये कार्यक्रम उसी बड़ी लड़ाई का एक छोटा पर जरूरी हिस्सा था। उन्होंने अपने भाषण में बिल्कुल साफ कहा, और ये वाक्य तो उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है, जाति भेद हटाए बगैर अपनी उन्नति का मार्ग नहीं खुलेगा। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। ये बात उन्होंने सिर्फ बाहरी जाति व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि समुदाय के अंदरूनी भेदभावों के लिए भी कही। यानी बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले घर को ठीक करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये माना कि महार समाज में आमतौर पर जाति भेद उतना नहीं है जितना शायद दूसरी जातियों में हो, और इसे उन्होंने अच्छी बात भी कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने कड़वी सच्चाई को भी माना कि कोंकण के कुछ हिस्सों में ये बैले और पान जैसे उपजाति भेद मौजूद थे। हाँ। जो आपसी फूट डाल रहे थे। उन्होंने इन भेदों के जड़ों पर ही सवाल उठा दिया। पूछा कि ये भेद आखिर बने क्यों? इसको कोई ठोस लॉजिकल कारण किसी को नहीं पता। और अगर कारण नहीं पता तो फिर इन्हें ढोते क्यों रहना है? इसका भी कोई ठीक जवाब किसी के पास नहीं था। उनका तर्क सीधा था, अगर इन भेदों का कोई आधार ही नहीं है तो फिर इन समूहों के बीच रोटी बेटी का व्यवहार यानी खानपान और शादी ब्याह क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने सिर्फ तर्क ही नहीं दिया, बल्कि लोगों की जो सोच थी उस पर भी चोट की, खासकर वो लोग जो पुरानी रीतियों से चिपके रहने की बात करते हैं। हाँ, उन्होंने पुरानी रीति रिवाजों को आंख बंद करके मानने वालों को बहुत सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये कहना कि अरे ये तो हमारे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है, ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। सही। उन्होंने याद दिलाया कि अगर हम आंख मूंद कर उन्हीं की रीतियों पर चलेंगे तो हमें भी उन्हीं की जरा दुख और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पुरखों के हालात आज से बहुत अलग थे। उन्हें जानबूझकर अज्ञान में रखा गया था, वो गुलामी जैसी हालत में जी रहे थे। उनके पास कोई राजनीतिक या धार्मिक शक्ति नहीं थी, उनकी आर्थिक हालत भी बहुत खराब थी। ऐसे में उन्होंने जो रीतियां अपनाई वो शायद उनकी मजबूरी थी, हमारी नहीं। ये तो बहुत शक्तिशाली तर्क है। परंपरा का सम्मान करो, लेकिन उसे आज की जरूरतें, आज का ज्ञान और भविष्य की जो उम्मीदें हैं उनकी कसौटी पर परखो, अंधा होकर नकल मत करो। बिल्कुल। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि सच तो ये है कि हमें आज जो दुख झेलने पड़ रहे हैं उनमें से कई हमारे बाप दादाओं की गलतियों या उनकी मजबूरियों का ही नतीजा है। अच्छा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी रहे, उन्हें ये दुख ना झेलने पड़े, तो हमें उन पुरानी गलतियों को सुधारना होगा, उन बेड़ियों को तोड़ना होगा। ये सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि एक तरह का प्रायश्चित भी है और भविष्य के प्रति जिम्मेदारी भी। और इस बदलाव की जिम्मेदारी उन्होंने किस पर डाली? कौन करेगा ये? उन्होंने खास तौर पर युवाओं से अपील की। उन्हें युवाओं पर पूरा भरोसा था। शायद इसलिए कि युवा पीढ़ी पुरानी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से कम जकड़ी होती है। उनमें नई सोच अपनाने और बदलाव लाने की ऊर्जा ज्यादा होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और इन अंदरूनी भेदभावों को मिटाने में आगे आएंगे। ये दिखाता है कि वो सामाजिक परिवर्तन में पीढ़ीगत बदलाव की भूमिका को कितना अहम मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ सिद्धांत या भावनाओं की बात नहीं की, उन्होंने इन अंदरूनी बंटवारों के ठोस जमीनी नुकसान भी गिनाए। ये उनकी स्टाइल की खासियत है ना? वो हमेशा विचारों को उदाहरणों से जोड़ते थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बताया कि इन्हीं आपसी मतभेदों के कारण रत्नागिरी जिले में दलित छात्रों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल खोलने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। सोचिए जरा। हाँ, शिक्षा जैसी बुनियादी चीज पर भी इस फूट का असर पड़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सार्वजनिक आंदोलन होते थे उन पर भी इसका बुरा असर पड़ता था। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया जो सीधे गांव की सामाजिक सच्चाई से जुड़ा था। कौन सा उदाहरण? उन्होंने कहा, मान लीजिए किसी गांव में बेले महार और पान महार दोनों रहते हैं। अब अगर उनमें से एक समूह, मान लीजिए बेले महार, ये फैसला करता है कि वो मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ देंगे, जो उस समय एक सामाजिक सुधार माना जाता था। हाँ, लेकिन दूसरा समूह पान महार वो इसे जारी रखता है। नतीजा क्या होगा? गांव के सवर्ण या दूसरे दबंग लोग इस फूट का फायदा उठाएंगे। अच्छा। वो बेले महार को कहेंगे कि देखो तुम्हारे ही लोग अभी भी ये काम कर रहे हैं, और पान महार को शायद ताना देंगे या अलग थलग करेंगे।
दोनों ही समूह कमजोर पड़ जाएंगे। सही बात है। लेकिन अगर उनमें एकता होती, ये बेले पान का भेद ना होता, तो वो एक होकर फैसला लेते। तब शायद वो गांव वालों के सामने ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाते, अपनी शर्तें मनवा पाते और बाहरी दबाव का मिलकर सामना कर सकते थे। फूट का मतलब है कमजोरी और एकता का मतलब है ताकत। ये उनका सीधा संदेश था। ये उदाहरण तो बिल्कुल साफ दिखाता है कि अंदरूनी एकता सिर्फ कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक शक्ति हासिल करने के लिए एक व्यावहारिक जरूरत है। एकदम सही। उनका संदेश बिल्कुल साफ और दो टूक था। बाहरी दुनिया से लड़ने, अपने अधिकारों की मांग करने या दूसरों को सामाजिक सुधार का उपदेश देने से पहले हमें अपने घर की गंदगी, यानी अपने ही समुदाय के अंदर फैले आपसी भेदभाव और ऊंच नीच को साफ करना होगा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंबेडकर यहाँ आंतरिक सुधार और एकता को सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी बता रहे हैं। हाँ। बाहरी लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब अंदरूनी मोर्चा मजबूत हो। हाँ। लेकिन उन्होंने निराशावादी होकर बात खत्म नहीं की। भाषण के आखिर में उन्होंने खुशी भी जाहिर की कि लोगों में इस दिशा में जागृति आ रही है और कोशिशें शुरू हो गई हैं। उन्हें विश्वास था कि ये भेदभाव जल्दी खत्म होंगे। तो अप्रैल 1933 के इन दो भाषणों को अगर हम साथ देखें, जो सिर्फ 3 दिन के अंतर पर दिए गए, तो हमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की दो बहुत महत्वपूर्ण और एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां मिलती हैं। जी। पहला जो हमने डॉक्टर सोलंकी के सम्मान समारोह में देखा, वो निस्वार्थ समर्पित सामाजिक कार्य के प्रति गहरा सम्मान और उसकी सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि वास्तविक कद्र करने की जरूरत। बिल्कुल। और दूसरा जो सहभोजन कार्यक्रम में उभर के आया कि किसी भी समुदाय की, खासकर सदियों से दबाए गए समुदाय की सच्ची तरक्की और मजबूती के लिए आंतरिक एकता कितनी जरूरी है और अपने ही भीतर के जातिगत या उपजातिगत भेदभावों को मिटाना कितना अनिवार्य है। ये दोनों बातें उनके जीवन भर के मिशन के केंद्र में थी। सामाजिक सुधार को राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना और ये मानना कि प्रगति अंदर से शुरू होती है। और ये घटनाएं ये भी दिखाती हैं कि अंबेडकर सिर्फ बड़े राष्ट्रीय मुद्दों या किताबी सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं थे। वो जमीनी स्तर पर समुदाय के भीतर जो हलचलें थीं, छोटे छोटे सुधार के प्रयास थे, उनको भी उतनी ही अहमियत देते थे। सही कहा। चाहे वो किसी गुमनाम लेकिन समर्पित कार्यकर्ता का सम्मान हो या समुदाय के अंदर की दरारों को भरने का प्रयास, वो इनमें खुद शामिल होकर उनका महत्व बताते थे। हाँ, और ये उनके नेतृत्व की एक खास शैली को भी दिखाता है। वो जानते थे कि सामाजिक परिवर्तन कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर स्तर पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय काम करने की जरूरत होती है। वो जमीनी हकीकत से कभी कटे नहीं। वो बौद्धिक विमर्श के साथ साथ जमीनी कार्रवाई दोनों को साध कर चलते थे। उनका नेतृत्व सिर्फ ऊपर से निर्देश देने वाला नहीं था, बल्कि साथ मिलकर चलने और रास्ता दिखाने वाला था। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है ना। 1933 में डॉक्टर अंबेडकर बाहरी चुनौतियों जैसे सवर्णों का दबदबा, सरकारी नीतियां, आर्थिक पिछड़ापन, इनसे लड़ने की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही और शायद उससे भी ज्यादा जोर देकर वो अंदरूनी मतभेदों को दूर करने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। आज के दौर में जब हम कई तरह के सामाजिक आंदोलन देखते हैं जो अक्सर अपने ही भीतर विचारधारा, नेतृत्व या रणनीतियों को लेकर असहमतियों और बिखराव का सामना करते हैं, तब अंबेडकर का ये संदेश कितना प्रासंगिक लगता है। ये सवाल बहुत मौजू है। अंबेडकर के विचारों से क्या यह संकेत मिलता है कि सच्ची एकजुटता या जिसे हम सॉलिडारिटी कहते हैं, उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ एक साझा दुश्मन या बाहरी खतरा लोगों को एक साथ लाने के लिए काफी है? या फिर असली और टिकाऊ एकता के लिए ये जरूरी है कि पहले समूह के भीतर आपसी सम्मान, समानता और न्याय के रिश्ते कायम किए जाएं। शायद अंबेडकर का इशारा यही था कि बाहरी दीवारों को तोड़ने से पहले अपने ही घर के भीतर की दीवारों को गिराना ज्यादा जरूरी है। क्या सच्ची एकता तभी संभव है जब वो आंतरिक बराबरी पर आधारित हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के संदर्भ में भी गहराई से विचार करने की जरूरत है। यही कहा है। इसलिए ही समाज के ऐसा काम करने वाले लोगों का मीडिया के काम बहुत लंबा समय तक नहीं चल पाते। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका यह काम उनको बाबा साहेब का समानता का आंदोलन आगे बढ़ाने में लगे रहने के लिए हौसला देता रह सकता है। अब आज्ञा दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।